नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के लोकार्पण में शामिल हुए। कांग्रेस लीडरशिप पर तीखे कमेंट करने वाले प्रशांत किशोर के पास 2024 में भाजपा को हराने का फॉर्मूला। विमान हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए 2.5 घंटे के अंदर उनके घर जाने वाली सड़क बनाई गई। उत्तर कश्मीर के बंदीपोरा में 10 दिसंबर को आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के लोकार्पण में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को मंच से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनरल रावत जहां रहेंगे वहां से देश को आगे बढ़ते देखेंगे। प्रधानमंत्री ने 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी वीर योद्धाओं के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन प्रत्येक देशभक्त के लिए एक क्षति है। वह बहादुर थे और उन्होंने देश के सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। देश इसका गवाह है। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हमने न अपनी गति को रोकते हैं और ना ही प्रगति को। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण जी की परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवारों के साथ है। बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का निधन हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ पत्नी मधुलिका के अलावा सेना के 13 जवान और अधिकारी भी सवार थे। कांग्रेस लीडरशिप पर तीखे कमेंट करने वाले प्रशांत किशोर के पास 2024 में भाजपा को हराने का फॉर्मूला है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की रिकवरी के लिए कुछ जरूरी बदलाव भी बताए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पूरे विपक्ष का मतलब कांग्रेस नहीं है, इसमें दूसरी पार्टियां भी हैं। ऐसे में सभी को मिलकर तय करना चाहिए कि लीडर कौन होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने ये बातें एक रिपोर्टर से और पत्रकार वार्ता के दौरान कही। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि मौजूदा भाजपा के खिलाफ केवल बहुत सारी पार्टियों जो हैं वे एक साथ आ जाना चाहती हैं। असम में महागठबंधन बना ली और उसे हार भी मिली। 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और अन्य पार्टियां साथ आई लेकिन हार गई। अतीत को देखना होगा और उनसे सीखना होगा। ये वह फॉर्मूला नहीं है जिससे भाजपा हार जाएगी। इसके लिए सबको एक करने वाला चेहरा चाहिए, एक विचार होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है आंकड़ों का और फिर मशीनरी का। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी भाजपा को अकेले चैलेंज नहीं कर सकती है जब तक वह उस जगह को नहीं हासिल कर लेती है जो आज कांग्रेस की है। अगर आपके पास सही मुद्दे हैं और उनके इर्द गिर्द आप विचार और नजरिया खड़ा कर सकते हैं तो लीडरशिप करने वाला वो चेहरा भी नजर आ जाएगा। 2 साल का वक्त कम नहीं होता है। 7 से 10 साल की योजना आपके पास होनी चाहिए। साथ रहना होगा, लड़ना होगा, उन 4 चीजों पर लगातार काम करना होगा। विमान हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए 2.5 घंटे के अंदर उनके घर जाने वाली सड़क बनाई गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में उनका घर है। उनके पड़ोसियों के मुताबिक पिछले 10 साल से सड़क पर गड्ढे थे, लेकिन शुक्रवार को रातों रात 2.5 घंटे के अंदर सड़क बना दी गई। विंग कमांडर के पड़ोसी विजय कुमार ने बताया कि 1 दशक बाद सड़क सुधारी गई है। अभी भी रोड का काम पूरा नहीं हुआ है। गली की सड़क तो दुरुस्त कर दिया गया, अब इसके आगे सीमेंटेड रोड बनाई जाएगी। विंग कमांडर का अंतिम संस्कार शनिवार को किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनके 9 साल के बेटे अविराज ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे। उनकी अंतिम यात्रा सरन नगर से ताजगंज तक निकाली गई। नगर निगम की ओर से चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाए गए जिसमें देशभक्ति के गीतों के साथ उन्हें लोगों ने नमन किया।
उत्तर कश्मीर के बंदीपोरा में 10 दिसंबर को आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वीडियो में कुछ लोग भाग रहे हैं और फेरन पहने हुए शख्स संदिग्ध अवस्था में भागता हुआ दिख रहा है। यह शख्स एक पाकिस्तानी आतंकी है जिसने हमले को अंजाम दिया। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि बंदीपोरा में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान आतंकियों का हाथ है। पुलिस के मुताबिक एक पाकिस्तानी आतंकी ने एसएचओ के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पर फायर किया। वो पीएसओ की राइफल छीनना चाहता था, लेकिन जवान के जवाबी कार्रवाई की वजह से ऐसा नहीं कर सका। हमलावर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। वहीं 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने हमले में उसकी मदद की। दोनों वर्कर्स की तलाश जारी है। कश्मीर पुलिस का यह बयान बांदीपोरा में हुए ज्वाइंट रिव्यू मीटिंग के बाद आया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पुलिस और सीआरपीएफ टीम ने हमले की जगह का निरीक्षण किया है और इसके बाद आईजीपी ने आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली है। 10 दिसंबर को बांदीपोरा के गुलशन चौक में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था। इसमें 2 पुलिसकर्मी मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद बुरी तरह से घायल हो गए थे। हॉस्पिटल ले जाते वक्त दोनों पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। घटना के बाद शहीद पुलिसकर्मी की बेटी को रोते हुए वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट कर लिखा था कि हम इस गम में परिवार वालों के साथ हैं। हम वादा करते हैं कि इन बच्चों को अनाथ बनाने वाले आतंकियों को न्याय की चौखट तक जरूर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। गांव में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी हम अयोध्या में राम मंदिर की बात करेंगे, बलरामपुर और रियायत के महाराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख भी किया जाएगा। बलरामपुर के लोग पारखी हैं। उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में 2 भारत रत्न दिए हैं। पीएम ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि जनरल रावत जहां भी रहेंगे वहां से देश को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। उन्होंने कहा कि एक सैनिक सिर्फ सेना में नौकरी करते समय तक सैनिक नहीं रहता, बल्कि उसका पूरा जीवन एक योद्धा जैसा होता है। वह हर पल अनुशासन और देश के गौरव के लिए समर्पित होता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी वीर योद्धाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन प्रत्येक देशभक्त के लिए एक क्षति है। वह बहादुर थे और उन्होंने देश के सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी की थी। तो रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरई में सार्वजनिक स्थानों में एंट्री लेने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थानों में बाजार, स्कूल, थिएटर, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, होटल, लॉन्ज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, दुकानें, मंदिर और कॉमर्शियल जगह भी शामिल है। मदुरई कलेक्टर डॉक्टर एस अनीश शेखर ने शुक्रवार को दुकानदारों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि पब्लिक हेल्थ एक्ट 1939 के तहत कोरोना का संक्रामक रोग उसको घोषित कर दिया जा चुका है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 32 हो गए। शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से 7 महाराष्ट्र के हैं, जबकि 2 गुजरात में मिले हैं। महाराष्ट्र में 3 साल का बच्चा भी ओमिक्रॉन से और संक्रमित है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामलों में 3 मुंबई के और 4 पिपरी चिचवाड़ नगर क्षेत्र से है। इसे लेकर राज्य में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 17 हो गई है। चिंता की बात यह है कि कल संक्रमित मिले 7 में से 4 मरीजों ने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले रखा था। मुंबई में संक्रमित हुए मरीजों की उम्र 48, 25 और 37 साल है। उन्होंने तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीका नैरोबी की यात्रा की थी।
गोवा के दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोक कलाकारों के साथ डांस कर विवादों में घिर गई हैं। इस डांस का वीडियो सामने आने के बाद प्रियंका गांधी भाजपा नेताओं के साथ आम लोगों के निशाने पर भी आ गई है। इस वीडियो को साझा करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए लिखा कि 26/11 के वक्त राहुल गांधी ने भी देर रात तक पार्टी की थी। भाई की तरह ही प्रियंका गांधी भी उस वक्त गोवा में डांस कर रही थी जब पूरा देश सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार के कारण शोक में डूबा हुआ था। क्या कोई बात इससे भी ज्यादा शर्मनाक हो सकती है? भाजपा प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने प्रियंका गांधी के वीडियो को लेकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि एक तरफ पूरा देश वीरों को खोने का शोक मना रहा है, अभी तो सीडीएस विपिन रावत के अंतिम दर्शन के समय पूरे देश की आंखें नम है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी हंस रही है, नाच रही है और जश्न भी मना रही है। वह इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। भाजपा की मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने भी लिखा कि राष्ट्रीय क्षति जब पूरा देश गमजदा हो और दुखी हो, रो रहा हो, तभी गोवा से आ रही जश्न की ये तस्वीरें दिल को कचोटती हैं, देश और वीर सेना के लिए आपकी भावनाओं पर शक पैदा करती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर में आयोजित रोहिणी गौशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कई संत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने यहां पहले संतों से आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद वे मंच पर लगे कुर्सी को छोड़कर जमीन पर ही बैठ गए। सीएम ने यहां निकुंज आश्रम के विविध मांगों को पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। गौशाला के शुभारंभ के अवसर पर तिरखेड़ी आश्रम के महाराज राम ज्ञानी दास और महंत कमल लोचन दास महाराज सहित कई संत पहुंचे हुए थे। शुक्रवार शाम जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके बैठने के लिए मंच पर कुर्सी रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने मंच से के आसन पर विराजित न होकर संतों के सम्मान में नीचे बैठना ही उचित समझा। इस मौके पर मौजूद संतों ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी की। संतों ने कहा कि भारत में परंपरा यही है कि हमेशा से धर्मगुरु ऊपर विराजित होते हैं और राजा उनका सम्मान करते हुए नीचे स्थान ग्रहण करते हैं। मुख्यमंत्री ने भी यह परंपरा निभाई है, उनकी नम्रता प्रशंसनीय है। संतों ने इस मौके पर मुख्यमंत्री के गौदान न्याय योजना की विशेष तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण के लिए जो कार्य मुख्यमंत्री ने शुरू किया है वह प्रशंसनीय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय परंपराओं में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जीवन का आधार कहा गया है, इसलिए सबसे पहली कड़ी में गौधन और कृषि तभी सुदृढ़ होंगे जब अर्थ सुदृढ़ होगा। इस दृष्टि से यह गौधन न्याय योजना शुरू की गई है। फरीदकोट में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने डेरे के वाइस चेयरमैन डॉक्टर पीआर नैन से 3.5 घंटे पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने 125 सवाल जाने थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 75 सवाल के ही जवाब दिए। बाकी सवालों पर डॉक्टर नैन ने तबीयत ठीक न होने का हवाला दिया। इसके बाद एसआईटी ने बाकी सवालों की लिस्ट डॉक्टर नैन और उनके वकीलों के पैनल को थमा दी, जिसमें उन्हें 48 घंटे भीतर इनके जवाब देने को कहा गया। डेरे की चेयरपर्सन विपासना इंसान एसआईटी को वहां नहीं मिली। एसआईटी के चीफ आईजी एसपीएस परमार ने कहा कि वह इस पूछताछ से संतुष्ट नहीं है। एसआईटी आईजी एसपीएस परमार की अगुवाई में एसएसपी मुखविंदर भुल्लर, डीएसपी लखवीर सिंह और इंस्पेक्टर दलवीर सिंह टीम में शामिल थे। इससे पहले टीम रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम से भी पूछताछ कर चुकी है। पंजाब में बेअदबी केस की जांच के लिए 2 एसआईटी, सीबीआई और रणजीत सिंह कमीशन के बाद 5वीं बार यह जांच हो रही है। कुछ दिन पहले एसआईटी ने रोहतक की सुनारिया जेल जाकर बाबा राम रहीम से पूछताछ भी की थी, जिसमें राम रहीम ने कहा था कि उनका काम सिर्फ सत्संग करना है। डेरे की कमाई, प्रॉपर्टी से लेकर हर तरह के काम के बारे में डेरा प्रबंधकों को ही पता होगा। एसआईटी यही स्पष्ट करना चाहती है कि फरीदकोट में हुए बेअदबी केस में डेरा प्रबंधकों की कोई भूमिका नहीं है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में यह वेरिएंट 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और इसका आकलन का असर भी देश में दिख रहा है। देश में अब तक इस वेरिएंट के 32 केस सामने आ चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 17 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र एक बार फिर डरा रहा है और ये डर यूपी तक पहुंच रहा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है। धारावी तंजानिया से आया एक शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है। मुंबई में 3 नए केस मिले हैं, जिसमें 3.5 साल की बच्ची भी शामिल है। महाराष्ट्र में कुल 7 मामले सामने आने के बाद देश में अब ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज हो गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुलूस, रैली और सभी मोर्चों पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल है कि अगर मुंबई में रैली पर रोक लग रही है तो क्या उत्तर प्रदेश का क्या होगा, जहां चुनावी माहौल
गरमा रहा है और रैलियों की संख्या में उसमें आने वाली भीड़ बढ़ती जा रही है। यूपी में भले ही चुनावी माहौल है, लेकिन दूसरे राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेता रहे हैं। वीके पॉल ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन वेरिएंट के वैश्विक स्वरूप को लेकर चेतावनी दी है। ऐसे में भारत में फेस मास्क का घटता उपयोग भी चिंता का कारण बन सकता है। उधर देश में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बयान दिया है कि वैक्सीन के बूस्टर डोज पर विचार किया जा रहा है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। रोहिणी कोर्ट में किया गया धमाका आईईडी ब्लास्ट था। धमाके के लिए 300 ग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल भी किया गया था। इसे टिफिन में रखा गया था। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसे ठीक से सेट नहीं किया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अभी तक की जांच में पुलिस को विस्फोटक रखने वाले के बारे में कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अधिकारियों की तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस अधिकारी सूत्रों का कहना है कि घटनास्थल से मिले सैंपल को एनएसजी की टीम जांच के लिए ले गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस धमाके के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ बता पाएगी। सूत्रों का कहना है कि विस्फोट में 300 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, बैटरी, तार और पहली बार बम में छोटे स्क्रू का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही बम में शीशे के टुकड़े भी डाले गए थे। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से बम को तैयार किया गया था उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। अभी तक की जांच में पुलिस को विस्फोटक रखने वाले के बारे में जो सुराग है वो नहीं मिला है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की जांच के दौरान पुलिस को कई लोग काले बैग लेकर आते जाते दिख रहे हैं। उन सभी लोगों के बारे में पुलिस जानकारी हासिल कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस कोर्ट परिसर में लगे 70 कैमरों की छानबीन में जुटी हुई है। बृहस्पतिवार को सुबह से कोर्ट में आने जाने वालों की जानकारी हासिल कर रही है। सभी वाहनों के नंबर नोट कर एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसके बाद वाहनों के मालिकों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन दिनों कोर्ट में गैंगस्टर मंजीत महाल की पेशी होनी थी। इसी को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इस पहलू को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दिल्ली की हवा शनिवार को भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 4 दिन तक दिल्ली एनसीआर वासियों को खराब हवा से राहत मिलने की संभावना नहीं है। सफर के मुताबिक मिक्सिंग हाइट व वेंटिलेशन इंडेक्स कम होने के साथ ही हवा का साथ न देने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। रात में लुढ़कने वाला पारा प्रदूषकों को जमा होने में मदद कर रहा है। सफर का पूर्वानुमान है कि आगामी दिनों में मौसमी दशाओं का साथ न देने की वजह से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब से खराब श्रेणी में बनी रहेगी। उधर दिल्ली में बीती रात सबसे ठंडी रात रही। तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस मौसम की यह अब तक सबसे सर्द रात रही। फिल्म निर्माता अली अकबर ने अपनी पत्नी के साथ हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वे जनरल विपिन रावत की मौत का अपमान करने वालों के चलते इस्लाम छोड़ रहे हैं। कथित रूप से कई लोगों ने जनरल रावत की मौत से जुड़ी पोस्ट पर इस्माइली इमोजी का इस्तेमाल किया था। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुए हादसे में सैन्य अधिकारी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकबर का कहना है कि इस्लाम के शीर्ष नेताओं ने भी बहादुर सैन्य अधिकारियों को अपमानित करने वाले ऐसे राष्ट्र विरोधियों का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अकबर का कहना है कि उनका धर्म से भरोसा उठ गया है। उन्होंने बुधवार को इस संबंध में एक वीडियो फेसबुक पर भी साझा किया।
फिल्म निर्माता ने कहा कि आज मैं जन्म से मिले पहनावे को उतार कर फेंक रहा हूं। आज से मैं मुस्लिम नहीं, मैं एक भारतीय हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले वायुसेना के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर शोक परिवार को ढांढस बंधाया। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। दिवंगत विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि विंग कमांडर उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ है। राज्य की ओर से शहीद परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। योगी ने ट्विटर पर लिखा कि कुन्नूर तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हुए मां भारती के वीर सपूत विंग कमांडर श्री पृथ्वी सिंह चौहान जी के पैतृक आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी व परिजनों से भेंट की। प्रदेश सरकार परिजनों के साथ है। परमपिता शोकाकुल परिजनों का यह दुख दारुण सहन करने की शक्ति दें। तारीख 26 नवंबर 2020 यानी अब से 380 दिन पहले जब किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था तो उन्हें यहां पहुंचने के लिए कई बाधाएं पार करनी पड़ी थी। तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। आज यानी 11 दिसंबर को किसान शौर्य गाथा लिखकर दिल्ली से महाराजाओं की तरह घर वापस जा रहे हैं। ठीक वैसे ही फतेह मार्च निकालते हुए जैसे पंजाब के राजा जंग जीतने के बाद वापस आया करते थे। इस फतेह मार्च की अगुवाई सिख परंपरा के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ पंज प्यारों ने की। इस फतेह मार्च में महाराजाओं की तरह किसानों के आगे घोड़े, गाड़ियां और किसान नेता का बड़ा काफिला चल रहा था। किसान नेता कह रहे थे कि आज हर किसान अपना सिर ऊंचा करके पंजाब प्रवेश करेगा, सम्मान से घर जाएगा। रास्ते में कई जगह किसानों के स्वागत की तैयारियां भी की गई थी। हर तरफ दिवाली, होली, लोहड़ी, बैसाखी सब त्योहारों घर पर ही मनाए जाएंगे। पिछले 1 साल से 15 दिन से किसान सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम हर त्योहार खासकर दिन और दिल्ली के बॉर्डर पर ही व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसानों के साथ फतेह मार्च का हिस्सा बनकर सिंघू से पंजाब जा रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार उनकी बातों को जरूर मानेगी। नवजोत सिद्धू ने आखिरकार हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मारे गए सीडीएस विपिन रावत और दूसरे सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दे दी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू लगातार अपने फॉलोवर्स के निशाने पर चल रहे थे। अब उन्हें एक और मौका मिल गया है। सिद्धू ने वीडियो जारी करके कहा है कि सीडीएस रावत और दूसरे सैन्य अफसर हमेशा दिलों में जीवित रहेंगे। हालांकि फॉलोवर्स ने सिद्धू को यहां भी नहीं बख्शा। उन्होंने सिद्धू के रवैये को देर आए दुरुस्त आया बताया। सिद्धू ने वीडियो में कहा कि दीपक खुद जलाकर अंधकार को खाता है, बीज मिट्टी में गलकर खुद को मिटाकर अनेकों की उत्पत्ति करता है। जब भी कोई अपने कर्तव्य पथ और फर्ज पर डटे रहकर देश के प्रति सर्वोच्च भावना जगाते हुए जान न्यौछावर करता है तो वह सदा के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। विपिन रावत और उनके साथ के 12 सैन्य अफसर शहीद हुए हैं जो हमारे दिल में सदा जीवित रहेंगे। एक अलग का दिया हमारे भीतर भी जलता रहेगा। कुर्बानी की भावना अलग जगाती रहेगी। जिस दिन देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और उनके साथ सैन्य अफसरों का निधन हुआ था तो सिद्धू ने सिर्फ सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। यह देख उनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स का जो गुस्सा था वो फिर से फूट गया था। उन्होंने सिद्धू को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी थी। फॉलोवर्स ने इसे सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम बताते हुए उनके बड़े भाई इमरान खान और आर्मी के चीफ बाजवा की इजाजत नहीं होना बताया था। हालांकि सिद्धू ने अब खामोशी तोड़ी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।